हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग तुगलक वंश के शुरुआती अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग उसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तुगलक वंश जिनका शासनकाल, तुगलक वंश का शासनकाल लगभग 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। यानी कि कितने वर्ष? 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने का जो रहेगा किसके पास? तुगलक वंश के पास, 94 वर्ष। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन होंगे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं संस्थापक होंगे गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि गाजी मलिक। इनका शासनकाल होगा 1320 से 1325 ईस्वी तक, मात्र 5 वर्षों का शासनकाल। वही गाजी मलिक जिसको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। कहाँ का? दीपालपुर का। यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का सामना करने के लिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। ठीक है, देख रहे हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर था। ठीक है, सीमांत प्रांत में कौन हो गया? ये हो गया दीपालपुर। तो सवाल बनते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का गवर्नर था? दीपालपुर, जो सीमांत प्रांत। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक एक उदार स्वभाव का व्यक्ति था और शासक था, जिसने किसानों की स्थिति में सुधार करने का काम किया। ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार करने का काम किया और कृषि योग भूमि में वृद्धि करना। यानी कि कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक, किसानों की स्थिति में सुधार करना, दूसरा, कृषि योग भूमि का विस्तार करना। क्योंकि उस समय बहुत सारे जंगल थे जिसको साफ करके खेती योग बनाया जा सकता था, ताकि उपजा में वृद्धि हो, अनाज का संकट का समाधान किया जा सके और आमदनी का जरिया भी बनाया जा सके। ठीक है, इसीलिए किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग भूमि में वृद्धि करना उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान जो उपज का 1/2 था। क्या था? उपज का 1/2 था। यानी कि जितनी भी उपज होती थी उसकी आधे हिस्सेदार अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती थी लगान के रूप में। ठीक है, और मंडी संबंधी नीति को तुगलक ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने उसे समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने उसे समाप्त करके, देख रहे हैं ना, 1/2 को कम करके कितना कर दिया? लगभग 1/3 कर दिया। कितने कर दिया? 1/3, यानी कि तिहाई कर दिया। और मंडी में जो नीति थी कि अनाज ही देना है, ठीक है, उसको समाप्त कर वो नगद और अनाज दोनों आपको किसानों के ऊपर छोड़ दिया, किसानों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अगला है लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। बटाई का प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से इसकी शुरुआत कर दी, बटाई का प्रयोग। ठीक है, और
जो किसान ऋण लिए थे तो गैसुद्दीन तुगलक ने उन ऋणों की वसूली को भी बंद करवा दिया। यानी कि एक प्रकार का यहाँ पर क्या हो गया, ऋण माफी हो गया, जो किसानों के हक में काफी सुंदर काम हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, ताकि क्या हो, किसानों की स्थिति उत्तम हो जाए, अच्छी हो जाए। क्योंकि उस समय जो स्थिति थी कि अगर ज़्यादा टैक्स कर दिया जाता था, किसानों पर ज़्यादा जुल्म ढाया जाता था, तो किसान वह जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाके निवास करने लगते थे। क्योंकि भूमि का क्या है, आज़ादी थी, जंगल ही जंगल थे, इसीलिए लोग जाते थे अपना जंगल साफ करके फिर अपना एक नया गांव बसा लेते थे और खेती बाड़ी करना शुरू कर देते थे। इसलिए जनसंख्या का प्लान करना एक आसान काम था उस समय। अगर जनता को खुश नहीं किया गया तो क्या होती थी, वीरान भी हो जाती थी राज्य। इसीलिए भू राजस्व की दर क्या कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, जो काफ़ी अच्छा हुआ किसानों के हक में। ऋण माफी तो पहले ही हो गया था। यही नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण कराया। नहरों का निर्माण देख रहे हैं ना, नहरों का भी निर्माण करवाया। क्योंकि अगर सिंचाई होगा तो उपज भी बेहतरीन होगी, जिससे किसान भी खुशहाल होंगे, टैक्स भी ज़्यादा आएंगे और उपज भी ज़्यादा होगी। यानी कि हर तरह से क्या था, बेहतरीन था, हर तरह से फायदेमंद भी था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक कौन सा शासक था, पहला शासक था। देख रहे हैं ना। यही नहीं, अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ एकता को भी, काबिलियत को भी आधार बनाया। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने पद देने में योग्यता को आधार बनाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अमीरों को वंशानुगत पद भी दिया ताकि विद्रोह की स्थिति न हो, और उसके साथ साथ एकता को भी बल दिया। यह दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य बिठाने का काम किया गयासुद्दीन तुगलक ने। और यही नहीं, इजारेदारी प्रथा को समाप्त किया जा सके। इजारेदारी प्रथा क्या था, तो यह भूमि लगान को उछलने का 5 वर्ष का पंचवर्षीय ठेका दिया जाता था किसी व्यक्ति को जो अमीर होते थे। ठीक है, तो यह हर 5 साल पर ठेकेदार बदल दिए जाते थे। तो होता क्या था, 5 साल पर बदलना ही है, तो जो ठेकेदार होते थे ये 5 वर्ष किसानों के साथ जुल्म कर कर के बहुत सारा टैक्स लेते थे, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने इजारेदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया ताकि किसान शोषित न हो सके। मान लीजिए हमारे यहाँ जो पंचायती व्यवस्था है, अगर हर 5 साल पर मुखिया को चेंज कर दिया जाए तो क्या कोई मुखिया काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या सिर्फ अपने 5 साल में कमाई के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि अगला बार बनना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो वही व्यवस्था यहाँ था, इजारेदारी का प्रथा, जिसमें जो ठेकेदार होते थे 5 वर्ष का ठेका लेते थे, वह 5 साल जनता का शोषण करते थे। ठीक है, इसीलिए इजारेदारी प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको कह सकते हैं पंचवर्षीय ठेका। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था उस समय सर्वश्रेष्ठ थी। देख रहे हैं ना। यही नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई घोड़े की दाग प्रथा और सैनिकों की चेहरा प्रथा, हुलिया पत्ती को प्रभावशाली एवं बेहतर ढंग से लागू करने का काम किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो घोड़े की दाग प्रथा, सैनिकों की हुलिया प्रथा को लागू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने उसे और भी बेहतर ढंग से लागू करके अपनी सैनिक व्यवस्था को उत्तम बनाने का काम किया। अब इनके गयासुद्दीन तुगलक के सैनिक अभियान के बारे में ले लिए। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि सुल्तान ने, अपने शहजादे जौना खां, जो आगे चल करके भारतीय इतिहास में
MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाएंगे को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। कहाँ? दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। जौना खान ने कहाँ कहाँ का अभियान किया देखेंगे, वारंगल का अभियान और मदुरा। ठीक है, तो वारंगल के काकतीय वंश के शासक को पराजित किया और मदुरा के पांड्य राजाओं को पराजित करने का काम किया और दोनों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया। यानी कि दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में पहली बार दक्षिण के राज को दिल्ली के सल्तनत में मिलाने का काम किया जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और इसमें पहला राज कौन होगा? वारंगल। ठीक है, देखेंगे यहाँ नोट भी है, देखिए। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम जो राज होगा वो कौन होगा? वारंगल होगा। ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान देख रहे हैं, अंतिम सैन्य अभियान वो बंगाल का सैन्य अभियान था। ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का अभियान था, जहां बुगरा खां का शासन था। बुगरा खां का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वही बुगरा खां जो बलबन का पुत्र था, जो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने नहीं आया, बल्कि वो अपने बदले अपने पुत्र कैकूबाद को वहां पर बैठा दिया। कहते हैं कि बुगरा खां अपने पिता के कठोर सजा से इतना डर गया था कि वह उसके मरने के बाद भी दिल्ली नहीं आया। वो सोचता था कि ऐसा हो कि वह कभी भी आके हमें मार डालेगा, यानी वो उसके दिल में हमेशा डर बना रहता था। ठीक उसी प्रकार जब औरंगजेब मरेगा और उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम के पास जब औरंगजेब की चिट्ठी जाएगी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो वो चिट्ठी पढ़ने से पहले ही कांप जाता, क्योंकि एक गलती पर उसको 12 साल की सजा दी गई थी। मात्र अपने पिता को सलाह देने पर उसे 12 साल का कठोर कारावास दिया गया था। उसी प्रकार बुगरा खां को भी जब तुगरिल खां का दमन किया जा रहा था बंगाल अभियान में, तो बुगरा खां भी अपने पिता बलबन के साथ था। तो बलबन ने तुगरिल खां के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और यह भी कहा, बुगरा को वहाँ का सूबेदार बनाते समय यह भी कहा कि अगर आप भी ऐसा करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा। तो बुगरा खां अपने पिता से काफ़ी डर गया था और बंगाल में ही अपना राज शासन चलाने लगा। ठीक है, तो बुगरा खां का शासन था बंगाल में, तो गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ का अभियान किया। ठीक है, और उसके बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाया और बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने तिरहुत यानी जो मिथिला है, मधुबनी, दरभंगा, तिरहुत मिथिला के शासक हरसिंह, किसी बुक में हरसिंह है, किसी बुक में हरि सिंह है। ठीक है, तो हरसिंह या हरि सिंह जो कनाट वंश के शासक थे, कहते हैं कनाट वंश के अंतिम शासक भी हरि सिंह ही थे। ठीक है, को पराजित करके इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया। ठीक है, एक सवाल आपको बराबर पूछे जाते हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। कहते हैं सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टंके वापस मांगे थे। 5 लाख टंके वापस मांगे थे। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि निजामुद्दीन औलिया के पास 5 लाख कहां से आए थे? तो कहते हैं खुसरो शाह ने जब दिल्ली की सल्तनत संभाली तो उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दिया। ठीक है, ताकि उसकी गद्दी को क्या मिले? समर्थन मिल सके। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत थे। तो उसने सारे पैसे जरूरतमंदों के पास बांट दिए थे, क्योंकि उनके पास पैसे की जरूरत थी नहीं। तो जो भी उनके पास पैसा आया खुसरो शाह के द्वारा, वो सभी जरूरतमंदों के पास बांट दिए। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान का ये 5 लाख टंके के लिए ही क्या था? विवाद था। तो बंगाल अभियान जाते समय ही उसने निजामुद्दीन औलिया से कहा था
कि या तो आप 5 लाख टन के वापस करो या मेरे बंगाल अभियान के आने तक, अभियान से वापस आने तक आप मेरा साम्राज्य छोड़कर कहीं चले या दिल्ली छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यानी तो 5 लाख वापस दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया क्या था, बेसहाय है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे जो पैसा आया मैंने रखा नहीं, क्या किया, मैंने जरूरतमंदों के पास बांट दिया, तो मेरे पास पैसा है नहीं कि हम आपको वापस करें, ठीक है। तो कहते हैं जब बंगाल से जीतकर वापस आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो निजामुद्दीन औलिया के पास यह खबर दिया जा रहा था कि सुल्तान अब दिल्ली के नज़दीक आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के नज़दीक आ रहे हैं। तो जानते हैं निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का सांप लग गया गयासुद्दीन तुगलक को कि वो दिल्ली आने से पहले ही तुगलकाबाद के में उसकी मृत्यु हो गई, लकड़ी के महल में दब के उसकी मृत्यु हो गई। तो इतिहासकारों का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया का सांप लग गया किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, और दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह काफ़ी प्रसिद्ध वाक्य हो गया जो बराबर एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि दिल्ली अभी दूर है, यह किस से संबंधित है। तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, एक तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, इसकी शुरुआत करी थी और फेमस भी किया था, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण कर रहा होता है तो वो भी यही जुमला अपनाते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन इसी चक्कर में वो हार जाते हैं और इनकी तो विजय ही समझिए एक प्रकार की हो जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बंगाल अभियान से लौटते समय स्वागत समारोह होता है, उसका जो पुत्र होता है जैना खां, जो आगे चल के भारत के प्रसिद्ध सुल्तान बनेंगे मोहम्मद बिन तुगलक MBT, तो उन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए लकड़ी का महल बनाकर वहाँ स्वागत समारोह किया जाएगा, ठीक है। कहते हैं हाथी के पागल हो जाने के कारण लकड़ी के महल गिर गया, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। देखें लकड़ी के महल में दबकर सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी 1325 ईस्वी में। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद में ही उनको दफना दिया जाएगा। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया ने एक और काम किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जब निजामुद्दीन औलिया से मिलने गया था तो उसे आशीर्वाद दिया था सुल्तान बनने का। तो इससे भी क्रुद्ध थे गयासुद्दीन तुगलक कि मेरे जीते जी मेरे पुत्र को सुल्तान बनने का आशीर्वाद दे दिया, यानी कि विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह करने के लिए मेरे पुत्र को क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम ही हुआ। और दूसरा ये भी कहा जाता है, इतिहासों का यह भी कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का ही हाथ था, क्योंकि वो आनन फानन में लकड़ी के महल बनवाया और वहाँ पर स्वागत समारोह करवाया। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई लकड़ी के महल में दबकर, तो उस महल में सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक ही था, बाकी कोई वहाँ पर मंत्री नहीं थे। तो यहाँ पर आपको यह आश्चर्यचकित करेगा यह बात कि बाकी उसके साथ मंत्री सैनिक लोग कहाँ थे। तो कहते हैं महल गिरने से कुछ ही समय पहले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उन लोगों का बुलावा गया था, ठीक है। तो लकड़ी के महल में कौन बच गया अकेले, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे महल में दब के मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं प्री प्लान भी कह सकते हैं कि प्लान किया गया मर्डर था सुल्तान बनने के लिए। जो भी हो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें तो आना है अपने सब्जेक्ट पर, अपने एग्जाम को फोकस करते हुए। उनकी मृत्यु कब हो गई, 1325 में। कहाँ, लकड़ी के महल में दबकर। किस समय, बंगाल के अभियान से लौटते समय स्वागत समारोह में। और इनको जो दफनाया गया दिल्ली के समीप तुगलकाबाद में ही। सुल्तान गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद जो दिल्ली के समीप ही है एक नगर का निर्माण करवाया था। यानी तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो अगला जब हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है।